अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन द सर्किट 3 आइडियल सेल्स ऑफ ईएमएफ वी वी एंड 2V आर कनेक्टेड। 3 आइडियल सेल्स कनेक्टेड है, ये वाला ये वाला और ये वाला। आइडियल सेल का मतलब है इनके साथ इनका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। टू अ रेजिस्टेंस ऑफ आर, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड अनदर रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस 2R एज शोन इन द फिगर। मतलब इसके कहने का मतलब वी वाला R से कनेक्ट है और ये वाला C से कनेक्ट है और ये वाला 2R से कनेक्ट है, ठीक है। इन द स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट का मतलब है जब कैपेसिटर में करंट फ्लो होना बंद हो जाए उसको हम स्टेडी स्टेट कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, कैपेसिटर पहले चार्ज होता है, जब चार्ज हो रहा होता है तो उसमें करंट फ्लो हो रहा होता है, लेकिन जैसे ही चार्ज हो जाता है, फुली चार्ज हो जाता है, तो उसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। तो डीसी सर्किट में जब ये स्टेडी स्टेट में पहुंचेगा यानी फुली चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पर करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आगे दे रखा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, दिस और दिस पॉइंट के बीच का, ठीक है। अब हम इस डायग्राम को कैसे बना सकते हैं, हम इस डायग्राम को ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि बीच वाले में तो करंट फ्लो कर नहीं रहा है, बीच वाले में जो करंट फ्लो कर नहीं रहा है तो हम इसको गायब कर देते हैं, तो इस तरह का डायग्राम ये बन जाएगा। ये हो गया 2R, ये हो गया R और ये हो गया V और ये हो गया 2V, ठीक है। बीच वाला हमने गायब कर दिया क्योंकि उसमें करंट फ्लो कर नहीं रहा, तो हमें सिर्फ इसकी बातें करनी है, इसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो P और Q के बीच का हमें वोल्टेज बताना है, ठीक है। अब सबसे पहला काम इसमें यह है, हम इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो बेसिक मेथड अपना है ना, टोटल करंट निकालो, I टोटल इक्वल्स टू V टोटल अपॉन R टोटल, इससे भी हम कर सकते हैं, इससे भी आंसर आ जाएगा। और एक हमारे पास दूसरा तरीका है, वो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आपको कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लगे, जैसे यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, तो हमेशा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का यूज़ करो तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता है और लेंदी भी नहीं होता है, 2-4 लाइन में वो पूरा का पूरा सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो केवीएल से सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, इसमें हम ऐसे करके एक लूप बना लेते हैं, ठीक है। मैंने इसमें एंटी क्लॉकवाइज लूप ले लिया है। अब उससे पहले हमको करंट की डायरेक्शन भी इसमें शो करनी पड़ेगी, तो करंट की डायरेक्शन शो कर लेते हैं। तो देखिए, हमेशा मैंने आपसे बोला है बड़ी वाली बैटरी से करंट बाहर निकालो। यहाँ पे 2V बड़ा है, V छोटा है, तो 2V वाले से करंट बाहर निकालेंगे I, ठीक है। करंट यहाँ पर जाएगा और यही करंट इसमें जाएगा, यही करंट इसमें जाएगा, यही करंट इसमें जाएगा, यानी करंट का कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, हर जगह I करंट जा रहा है। तो अगर मुझे यहाँ की इक्वेशन बनानी हो तो कैसे बनाऊंगा केवीएल वाली, तो बनेगी, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो हम प्लस से बाहर निकल रहे हैं तो प्लस 2V, उसके बाद यहाँ पर आगे रेजिस्टेंस पे, तो हमारी चलने की डायरेक्शन और करंट के चलने की डायरेक्शन दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा माइनस 2R मल्टीप्लाई बाई करंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गए, यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस आ गया, तो हमारे चलने की और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो माइनस R इंटू आई, और यहाँ पर माइनस से बाहर निकल रहे हैं तो माइनस V, लास्ट में इक्वल्स टू 0। इस वाले मेथड का हम फिलहाल हम यूज़ नहीं करेंगे, ये बेसिक मेथड है, इससे भी आंसर आ सकता है, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, 2V माइनस 2IR माइनस IR माइनस V। तो अब देखो 2V माइनस V कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, माइनस 2IR माइनस IR माइनस 3IR इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें देखते हैं किसकी वैल्यू निकालनी है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, ठीक है। हमें P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लगाना है, लेकिन उसके लिए पहले करंट पता चले, ठीक है, इस पूरे सर्किट में करंट कितना है। तो सबसे पहले हम करंट निकालो, वैसे भी आपको पता है केवीएल से सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, केवीएल से सबसे पहला काम ये करते हैं कि करंट को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो करंट यहाँ से निकाल लेते हैं, V इक्वल्स टू 3IR, तो I कितना आ जाएगा, I आ जाएगा V अपॉन 3R, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, एक हमारी जरूरी चीज़ आ गई, करंट आ गया। अब हमसे पूछा है कि P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पर ओपन लूप केवीएल लगा दो, ओपन लूप केवीएल कह लो, कुछ भी कह लो, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेंगे, और आपको पता है जब यहाँ से लेकर यहाँ तक चल रहे हैं तो पूरे लूप में नहीं चल रहे हैं, पूरे लूप में नहीं चल रहे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान से देखना, मैं इसको कॉपी पेस्ट एक बार कर लेता हूँ, तो ठीक है। इसमें देखो, इसमें हम ऊपर की बातें नहीं करेंगे, सिर्फ नीचे वाली की बातें करेंगे। ये हमारे पास P पॉइंट है, ये हमारे पास Q पॉइंट है, ठीक है। तो ओपन लूप केवीएल लिखना शुरू करो, यहाँ से ओपन लूप केवीएल लिखना शुरू करेंगे तो क्या बनेगी, ये बनेगी वोल्टेज ऑफ P, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आओ, यहाँ पर क्या पड़ा, बैटरी पड़ी, उसके प्लस टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं तो प्लस 2V, उसके बाद ये पड़ गया, तो हमारी चलने की और उसके करंट की डायरेक्शन सेम है, तो माइनस 2R इंटू करंट,
उसके बाद हम क्यू पे पहुंच गए तो हम क्या करते हैं, उसके बाद इक्वल टू लगा के वी क्यू लिख देते हैं। अब वी पी और वी क्यू को इधर लाओ, माइनस वी क्यू हो जाएगा, ठीक है। और इन सब चीज़ों को आर एच एस में पहुंचा दो, आर एच एस में पहुंचा दो, क्या हो जाएगा, माइनस टू वी प्लस टू आई आर। तो आई की जो वैल्यू आई है उसको यहाँ पुट करो, माइनस टू वी प्लस टू आई की वैल्यू कितनी आई है, वी अपॉन थ्री आर, और मल्टीप्लाई बाई आर यहाँ पहले से था, आर से आर कट गया तो क्या बचा, माइनस टू वी प्लस टू वी अपॉन थ्री। अब एलसीएम लेके जरा इसको सॉल्व करो तो कितना आ रहा है, माइनस सिक्स वी प्लस टू वी, ठीक है। माइनस सिक्स वी प्लस टू वी कितना होता है, माइनस फोर वी अपॉन थ्री, ये आंसर आ रहा है। अब ये माइनस में है, अब देखो अगर हमारा वी पी माइनस वी क्यू माइनस में आया है, इसका मतलब है सीधी सी बात है वी पी छोटा रहा होगा, वी क्यू बड़ा रहा होगा। जब स्मॉलर में से ग्रेटर को माइनस करते हैं तो नेगेटिव में आंसर आता है। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, वी क्यू माइनस वी पी इक्वल्स टू फोर वी अपॉन थ्री, है ना। क्यू बड़ा है और पी छोटा है, और वैसे भी यहाँ पर भी देख सकते हो, तो क्यू क्यू किससे कनेक्ट है, क्यू पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो हमेशा पॉजिटिव का पोटेंशियल ज़्यादा होता है। ये भी आप बीच में मैं आपको बता दूं, ध्यान रखना कि अगर एक बैटरी है तो उसका ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल, प्लस वाले का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, माइनस वाले का पोटेंशियल कम होता है, ये बात ध्यान रखना। तो ये प्लस वाला कनेक्टेड है क्यू से, तो क्यू का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ चुका है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर सी, हमें कैपेसिटर सी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो इसी डायग्राम को एक बार मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये डायग्राम हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अब हमें निकालना है सी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, V बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, ओपन लूप केवीएल लिख देता हूँ, है ना। अगर मैं इस पॉइंट को कुछ भी मान लूँ, R मान लूँ, इस वाले पॉइंट को S मान लूँ, तो एक तरह से मुझे वी आर माइनस वी एस ये निकालना है। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वही हमारी वोल्टेज होगी, ठीक है। अब इस वाले डायग्राम में हमको जब ओपन लूप केवीएल लगानी है तो सबसे पहले करंट को भी शो कर लेते हैं। जो मैंने अपने करंट को शो किया था, यहाँ पर हमने शो किया था ऐसे करके आई को शो किया था, और यहाँ पर भी आई जाएगा, और ये आई यहाँ पर ही जाएगा, और ऐसे करके यहाँ पर जाएगा आई, यहाँ पर जाएगा आई, यहाँ पर जाएगा आई, और यहाँ पर जाएगा आई, है ना। ये सब मैंने शो किया था, ठीक है। तो अब इसमें आर से लेकर, देखो मैं आपको शो करता हूँ कहाँ से कहाँ तक, आर से ओपन लूप केवीएल स्टार्ट करेंगे और ऐसे चलते 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 एस तक लगाएंगे, ठीक है। तो लगाते हैं ओपन लूप केवीएल, तो वी आर, उसके बाद यहाँ पर हम इस वाले से, इस वाले के माइनस से निकल रहे हैं तो माइनस वी, फिर हम नीचे आए और यहाँ से निकल रहे हैं हम प्लस से, तो प्लस टू वी, उसके बाद हम यहाँ पर आ गए, टू आर पड़ गया, तो हमारे चलने की और इसके करंट के चलने की डायरेक्शन सेम है, तो माइनस टू आर मल्टीप्लाई बाई आई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आए, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर एस पर आ गए हम, ठीक है। तो बस यही पता करना था, बराबर वी एस। अब वी आर, वी एस को एल एच एस में लेके आ जाओ, माइनस वी एस इक्वल्स टू, इन सबको आर एस एस में लेके जाओ, तो प्लस वी माइनस टू वी प्लस टू आई आर, प्लस वी माइनस टू वी कितना होता है, माइनस वी होता है, प्लस टू, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू हमारे पास है, कहाँ गई आई की वैल्यू, आई की वैल्यू वी अपॉन थ्री आर, ठीक है। तो वी अपॉन थ्री आर, आर, ठीक है, कट गया, तो क्या बचा, माइनस वी प्लस टू अपॉन थ्री वी, तो एलसीएम ले लो, तो थ्री एलसीएम आ गया, माइनस थ्री वी प्लस टू वी कितना हो जाएगा, माइनस थ्री वी प्लस टू वी होता है माइनस वी अपॉन थ्री। एक बार चेक कर लेना, कभी कभी जल्दबाजी में मुझसे गलती हो जाती है। तो माइनस थ्री वी प्लस टू वी, तो माइनस वी आएगा अपॉन थ्री, सही है, ठीक है। अब देखो वी आर माइनस वी एस की वैल्यू आई है, वी आर माइनस वी एस की वैल्यू आई है इतनी, नेगेटिव आई है। इसका मतलब सीधी सी बात है, अगर हम वी एस माइनस वी आर करें तो कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव की वी अपॉन थ्री हो जाएगी, क्योंकि वी एस बड़ा होगा और वी आर छोटा होगा, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये आंसर हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और जब भी एग्जाम में आएगा तो ज़्यादा मार्क्स में ही आएगा, ठीक है। शायद ये 5 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ था शायद, ठीक है, या तो 3 में होगा या 5 में होगा, कम नंबर का नहीं हो सकता क्योंकि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, तो ठीक है। अब हम इस वाले क्वेश्चन को समझ लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया हुआ है कि द फॉलोइंग ग्राफ शोज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल अगेंस्ट इट्स लोड करंट। यानी हमारे पास इधर पोटेंशियल डिफरेंस को शो किया गया वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर करंट को शो किया गया है। और पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में दो चीजें पूछ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर अच्छा ये देखो ये लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ बताना है। सेकंड चीज क्या बतानी है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, हमें सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है। अब ये वाली बात हमको ऑलरेडी पता है कि एक रिलेशन होता है V इक्वल टू ई माइनस आई आर। यही हमको क्यों समझ में आया, इसलिए समझ में आया, ध्यान से देखो वाई एक्सिस पे क्या दिया है V, एक्स एक्सिस पे दिया है I, ठीक है। और निकलवा क्या रहा है E, और एक और चीज निकलवा रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, वी आई ई आर। अब इन चारों में क्या रिलेशन होता है, एक ही रिलेशन होता है, इसलिए सीधा सीधा हमें ये पता लग गया ये रिलेशन होता है। अब हमको क्या करना है, जैसे ही वाला क्वेश्चन आए, मैं आपको फ्यूचर के लिए हमेशा बता दूं, जब भी वी और आई का क्वेश्चन आए और इस तरह से स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दे रखा है, तो कहीं ना कहीं ये स्लोप की बातें जरूर कर रहा होगा, ठीक है। स्लोप की बातें करने से पहले हम इसको कंपैरिजन करेंगे y इक्वल टू mx प्लस सी वाली इक्वेशन से। थोड़ा सा हम इसको रीअरेंज करके लिखते हैं। रीअरेंज कैसे किया, देखो v को हमने v लिख दिया, माइनस आई आर को हमने पहले लिख दिया और e को बाद में लिख दिया, ठीक है। अब इसको दोबारा से रीअरेंज कर लेता हूँ, तो v इक्वल टू माइनस आई आर को मैं माइनस आर आई लिख लेता हूँ और प्लस e। अब ध्यान से देखो ये y v कहाँ पे लिखा हुआ है, v हमारा y एक्सिस पे लिखा हुआ है, i कहाँ पे लिखा हुआ है, x एक्सिस पे, ठीक है। तो देखो कौन सी इक्वेशन बन गई है, किसकी तरह दिख रही है, y इक्वल टू mx प्लस सी की तरह। हमें साफ साफ पता लग रहा है कि c की वैल्यू यानी इंटरसेप्ट की वैल्यू ये है, और इस वाले ग्राफ में इंटरसेप्ट क्या है, इस वाले ग्राफ में इंटरसेप्ट ये है। इंटरसेप्ट का मतलब जो हमारा ग्राफ है वो ग्राफ y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, हमारा ग्राफ y एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है, मतलब इंटरसेप्ट 6 है। और जब इंटरसेप्ट की वैल्यू 6 है तो e की भी वैल्यू 6 होगी, क्योंकि इंटरसेप्ट की जगह यहाँ पर e लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला आंसर तो हमारे पास आ चुका है, e की वैल्यू कितनी होगी, 6 वोल्ट होगी आंसर, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ पर शो की है कंपेरिजन करने के बाद। अब यहाँ पर हमको एक बात और पता लग रही है, ये पता लग रही है कि यहाँ पर स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आर है। स्लोप की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, नेगेटिव आर, ठीक है। तो जब स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आर है तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, ये देखो स्लोप को मैंने लिख दिया नेगेटिव आर, ठीक है। स्लोप को यहाँ पर क्या शो कर रहा है, नेगेटिव आर। और डायग्राम में एक बात और देख पा रहे हो आप, डायग्राम में एक बात और देख पा रहे हो कि इसका स्लोप नेगेटिव है ना। मैं आपको बता दूँ एक बार, फ्यूचर में कभी भी इस तरह का डायग्राम है तो एक बात ध्यान रखना, अगर ग्राफ इस तरीके से होता है और ये थीटा लेते हैं तो पॉजिटिव स्लोप होता है। अगर ग्राफ इस तरीके से होता है तो हम इस वाले को थीटा लेते हैं और स्लोप नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर भी स्लोप कैसा रखना पड़ेगा, नेगेटिव रखना पड़ेगा, यानी माइनस एम की वैल्यू माइनस आर के बराबर है, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ पर शो किया है, ठीक है। माइनस एम की वैल्यू माइनस आर के बराबर है, कहीं ना कहीं मैंने लिखा हुआ, ठीक है। दोबारा से लिख के बताता हूँ, ये सारी चीज़ मैंने लिख रखी है यहाँ पे साइड में, दोबारा बता दूँ। माइनस एम की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस आर के बराबर, इससे ही कट गया। एम यहाँ पर क्या होता है, स्लोप होता है, बराबर आर। स्लोप कैसे निकाल सकते हैं हम, स्लोप निकाल सकते हैं टेन थीटा से, ठीक है, बराबर आर। अब स्लोप कैसे निकलेगा इस वाले ट्रायंगल में, कैसे निकलेगा इस वाले ट्रायंगल में स्लोप, मतलब टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस वाले ट्रायंगल में टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी। और थीटा कौन सा लेना है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, नेगेटिव स्लोप के लिए हम ये थीटा ही वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो टेन थीटा कैसे निकलेगा, आपको पता चल रहा होगा, टेन थीटा निकलेगा, ये परपेंडिकुलर हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक बेस हो गया, परपेंडिकुलर अपन बेस करके निकलेगा। परपेंडिकुलर कितना है 6 और बेस कितना है 12, ठीक है। तो 6/12, तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 6 और बेस कितना है 12, और ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, आर की वैल्यू होगी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, आर बराबर कितना जाएगा, 6/12 होता है 1/2 ओम। ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से हम स्लोप से कंपैरिजन करके, और जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की उससे हम कंपैरिजन करके दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, ई और आर की। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ गिवन कंडक्टर इज डबल्ड, यानी v को डबल कर दिया गया है, ठीक है। यानी v जो होता है उसको हमने 2v कर दिया है। हाउ विल दिस अफेक्ट द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें ये बताना है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी म्यू, ठीक है। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू का फॉर्मूला होता है vd/e। तो vd/e यानी म्यू कैसे अफेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है द करंट इंटेंसिटी इन द कंडक्टर। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हम देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमको मोबिलिटी के बारे में पता करना है, मोबिलिटी हमारे पास म्यू होता है, तो म्यू इक्वल्स टू vd/e। अब vd का यहाँ पे फॉर्मूला आप रख लीजिए, क्योंकि हमें ये देखना है कि म्यू किस किस पे डिपेंड कर रहा है, v पर डिपेंड कर रहा है या नहीं। क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे पास इस वाले पूरे फॉर्मूले में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें v आता है, इसमें आता है e। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है v/L, ठीक है। लेकिन vd के फॉर्मूले में भी e आता है,
ठीक है। तो ई का फॉर्मूला होता है वी अपॉन एल। तो एक बार हम इसको एक्सप्लेन करके लिख लेते हैं ताकि हमें ये पता लग जाए कहीं ऐसा तो नहीं कि ई से ई कट रहा हो। तो हमने क्या किया, वी डी का फॉर्मूला लिख दिया ई अपॉन एम टाउ, और फिर ई से ई कट गया, ई से ई कट गया तो हमारे पास फॉर्मूला बचा म्यू बराबर ई अपॉन एम टाउ, यानी इसमें ई है ही नहीं, और ई है नहीं तो आपको पता है ई के फॉर्मूले में ही वी होता था। इसका मतलब ये है कि मोबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस। तो मोबिलिटी और रिमेन अनचेंज रहेगी, मोबिलिटी चेंज नहीं होगी वोल्टेज के इंक्रीज या डिक्रीज करने से, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी हमको पता है, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जे वेक्टर बराबर आई अपॉन ए, ठीक है, करंट अपॉन एरिया। अब हमको ये देखना है कि वोल्टेज से इस पे कैसे फर्क पड़ेगा। तो हमें इस जे का फॉर्मूला ऐसे फॉर्म में लिखना पड़ेगा जिसमें वोल्टेज आता हो, और जे का हमको एक और फॉर्मूला पता है सिग्मा ई, ठीक है। और तो यहाँ पे क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि जो जे वेक्टर है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम कह सकते हैं कि अगर वोल्टेज को हमने डबल किया है तो जे भी डबल हो जाएगा, ठीक है। तो व्हेन वी इज डबल्ड देन जे विल आल्सो बी डबल्ड, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, ठीक है। एक लेंथ L का कंडक्टर है, ये कंडक्टर हमने मान लिया जिसकी लेंथ कितनी थी, L थी। उसके दोनों तरफ हमने एक V पोटेंशियल अप्लाई किया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए रखा है। हाउ विल द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द करंट डेंसिटी बी अफेक्टेड इफ अनदर आइडेंटिकल कंडक्टर ऑफ द सेम मटेरियल वाज कनेक्टेड इन सीरीज विद द फर्स्ट कंडक्टर। इसका मतलब ये कह रहा है केस फर्स्ट में तो क्या है, केस फर्स्ट में हम सिर्फ और सिर्फ एक वायर की बात कर रहे हैं। तो अगर एक सिंगल वायर की बात करें तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस होगा रो एल अपॉन ए, ठीक है। रो एल अपॉन ए में हमें क्यों लिखना था उसका रेजिस्टेंस, क्योंकि इसी चीज की हमें बात कर रखी है, एल की बात कर रखी है, ए की बात कर रखी है, और उसका मटेरियल कुछ ना कुछ होगा तो रो, ठीक है। तो उसका रेजिस्टेंस हमने जो चीज गिवन है उसके टर्म्स में लिख दिया, ठीक है। अब हम केस 2 भी देख लेते हैं। केस 2 में उन्होंने बोला है कि जो हमारे पास पहले से एक वायर था, बिल्कुल आइडेंटिकल वायर, उसी के जैसा वायर हमने एक और सीरीज में लगा दिया है। तो हमने सीरीज में लगा दिया तो दोनों एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करेंगे, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में लग गए। अब आइडेंटिकल हैं तो आपको पता है इसका भी रो एल अपॉन ए होगा, इसका भी रो एल अपॉन ए होगा, दोनों का, ठीक है। और हमने उसको वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया दोनों केस में। तो कुछ नहीं, इसमें कंपेरिजन करवा रहा है कि फर्स्ट केस में और सेकंड केस में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। हाउ विल द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड वीडी की वैल्यू पता करनी है सेकंड केस में कितनी हो जाएगी, और करंट डेंसिटी की पता करनी है कि जे की वैल्यू सेकंड केस में कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो हमको एक बात पता है कि दोनों का रो सेम होगा क्योंकि मटेरियल सेम है, और दोनों आइडेंटिकल हैं इसलिए उनकी लेंथ और एरिया भी सेम होंगे, ठीक है। हम पहले वाले केस के लिए V बराबर आई आर निकाल लेते हैं। V बराबर आई आर से हमें क्या पता चल गया, आई का आई रहा और रेजिस्टेंस की जगह में उसका रेजिस्टेंस लिख दिया, ठीक है। ये एक रिलेशन पता लग गया। अब सेकंड केस में ध्यान से देखो, सेकंड केस में ये सीरीज में है और दोनों आइडेंटिकल हैं, तो इनका सीरीज करके कंबाइंड कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, R प्लस आर बराबर 2R बनेगा, ठीक है। 2R बन गया। अब यहाँ पर भी एक काम करो, V बराबर आई आर लगा दो, V बराबर आई आर लगाओगे तो V बराबर आई और रेजिस्टेंस कितना 2 टाइम्स है, तो 2 रो एल अपॉन ए। और क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, वोल्टेज रिमेन सेम फॉर बोथ केसेस, ठीक है। बोथ केसेस के लिए, दोनों केसेस के लिए बैटरी सेम है, ठीक है। दोनों केसेस के लिए बैटरी सेम है तो वोल्टेज चेंज नहीं हो रही, तो इस चीज़ का हम यूज़ कहीं ना कहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं, हमें निकालना है कि वीडी कैसे चेंज करेगा। तो देखिए आपको ये वाली बात पता है कि वीडी का एक फॉर्मूला क्या होता है, ई अपॉन एम टाउ। लेकिन इस वाले फॉर्मूले का यहाँ पे यूज़ करना इसलिए सही नहीं है क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं जो बातें हो रही है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस इसमें हो रही है, यहाँ पर कहीं भी इस तरह का टर्म्स आए नहीं है, ठीक है। तो हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं वीडी का। वीडी का दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, आपने देखा होगा वीडी एक और जगह आता है कि करंट बराबर आई बराबर एन ई ए वीडी, ठीक है। अब यहाँ से अगर वीडी आप निकालो तो वीडी बराबर आ जाएगा आई अपॉन एन ई ए, ठीक है, नहीं आ जाएगा। अब यहाँ से एक काम करें, अगर हम आई निकालने हैं फर्स्ट पार्ट में, अगर हम आई निकालने हैं तो कितना होगा, देखो ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर रखी है। यहाँ से अगर मैं आई निकाल लूँ तो आई बराबर कितना आ जाएगा, आई बराबर आ जाएगा वी ए अपॉन रो एल। और यहाँ से भी सेकंड केस में भी देख लेता हूँ, सेकंड केस में I2 मान लेता हूँ उसको। सेकंड केस में I2 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा वी ए अपॉन 2 रो एल, ठीक है। तो फर्स्ट केस में फिलहाल बात कर लेते हैं। फर्स्ट केस में आई की वैल्यू रख दो, वी टी बराबर वी ए अपॉन रो एल, वी ए अपॉन रो एल अपॉन एन ई ए। ध्यान रखना ये वी क्या है, ये वी वेलोसिटी नहीं है, ये वी वोल्टेज है, और यहाँ पर ये क्या वी डी, ये वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस है। अब देखो आपको पता है मैथमेटिक्स के हिसाब से फर्स्ट फोर्थ का मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिखते हैं, सेकंड थर्ड का मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो ऐसा कर दो, तो वी ए अपॉन रो एल एन ई ए, ठीक है। ए से ए काट दो,
तो ये बचा हमारे पास। अब सेकंड केस की भी बातें कर लेते हैं इसी तरीके से। सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में भी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी सिमिलरली कितनी होगी, करंट अपॉन एन ई ए। और इस केस में करंट कितना है, करंट है आपका वी ए अपॉन 2 रो एल अपॉन एन ई ए, यहाँ पर पहले से लिखा था, ठीक है। फर्स्ट फोर्थ का मल्टीप्लाई ऊपर लिखेंगे और सेकंड थर्ड का नीचे लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा वी इंटू ए अपॉन 2 रो एल एन ई ए से ए काट दो, ठीक है। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बताई भी है। ये वी डी डैश मान लेता हूँ सेकंड केस में। अगर मुझे ये कंपैरिजन करना है कि सेकंड वाले केस में जो भी चीज़ पूछ रहा है उस पर कितना फ़र्क पड़ा ना, कितने टाइम्स हो गया, क्या फ़र्क पड़ा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों का रेशियो ले लो, हमें अपने आप पता लग जाएगा। तो सेकंड वाले का रेशियो अपॉन फर्स्ट वाला, इस तरीके से हम रेशियो लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। तो सेकंड वाले केस में क्या था, वी डी डैश था, फर्स्ट वाले केस में क्या था, वी डी था। दोनों का रेशियो लोगे तो आपको मिल जाएगा वी अपॉन 2 रो एल एन ई अपॉन वी अपॉन रो एल एन ई। अब देखो v सेम था तो v सेम होने का यहाँ पर क्या फ़ायदा हुआ कि v से v कट गया, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात बोल रहा है कि मटेरियल सेम है। जब मटेरियल सेम है तो रो सेम होगा, लेंथ भी सेम बोल रहा है, एरिया भी सेम बोल रहा है, ये तीनों चीज़ सेम है, यानी रो एल और ए तीनों सेम है। तो एक काम करो, रो एल से रो एल काट दो। मटेरियल सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो एन होता है वो भी सेम होगा। और ये बात ऑब्वियसली आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो तो फिक्स होता है, वो भी आपस में कट गया। तो क्या बचा, ये बचा यहाँ पर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/1। फर्स्ट फोर्थ का मल्टीप्लाई ऊपर लिखेंगे, सेकंड थर्ड का नीचे लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। ये आंसर हो गया, 1/2 का रेशियो दोनों का आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा।